इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। सच में हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं हिमालय की ऊंचाइयां तो कहीं महासागरों की गहराइयां, है ना। और इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ प्लेसेस। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कुछ इसी तरह की झलकियां हम देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट्स रीड द लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झांकियाँ। अब चिल्ड्रन, आपको ये तो पता है कि भारत विविधताओं का देश है, इतना विशाल है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ कल्चर है, वैरायटी ऑफ प्लेसेस हैं। हर प्लेस का अपना एक अलग कल्चर है, वहाँ के लोगों का रहन सहन पूरी तरह से डिफरेंट है। अब ये एक बात भी बहुत मायने रखती है चिल्ड्रन कि भारत पे आपको पता है बहुत से विदेशी लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, राइट। चाहे वो ब्रिटिश हों, पोर्टुगीज़ हों, चाहे वो फ्रेंच हों। और वो लोग तो चले गए, लेकिन उनका जो कल्चर था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ा। और आज भी कुछ इंडिया के प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें इन विदेशियों का प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और उनमें भी गोवा में, अगर हम गोवा की बात करें तो वहाँ पे पोर्टुगीज़ का जो इम्पैक्ट था उनके कल्चर में, उनके खान पान में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो चलिए चिल्ड्रन, जल्दी से हम तैयारी करते हैं हमारे इस भ्रमण की। चलिए जल्दी से चलते हैं गोवा और पढ़ते हैं लूसियो रॉड्रिग्स का ये लेसन, हमें गोवन कल्चर के बारे में जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब चिल्ड्रन, ये जो पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड में हम पढ़ेंगे कुर्ग, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। यानी बिल्कुल तीनों ही डिफरेंट प्लेसेस हैं, गोवा है, कुर्ग है और असम है। अब यहाँ इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ विलेज बेकर who still has an important place in his society. Children, यहाँ इस लेसन में, इस पार्ट में बेसिकली बेकर फ्रॉम गोवा में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे जो ब्रेड बनाता है, केक बनाता है, पेस्ट्रीज बनाता है, राइट। तो ये जो कल्चर था ब्रेड बनाने का, ये मेनली पोर्टुगीज़ की ही देन है। यानी जो पोर्टुगीज़ वहाँ पे रहते थे इतने टाइम तक, धीरे धीरे भारत के लोगों ने भी उनको सीखा, उनको फॉलो किया और ये उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया। अब लेखक यहाँ पे बात करते हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. अब यहाँ पे जो लेखक हैं जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ इस लेसन में, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एल्डर्स थे, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, वो उन अच्छे पुर्तगाली दिनों की सुखद बातों को, अब यहाँ पे रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली से मतलब है अतीत की सुखद बातों को याद करना। तो वो भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो भी अतीत की सुखद बातों को, पुर्तगालियों को और उनकी प्रसिद्ध ब्रेड को, जो फेमस उनकी ब्रेड होती थी, उसको बहुत याद करते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो लोग हमेशा उसकी बातें करते हैं। वो पाव रोटी खाने वाले चाहे चले गए हों, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पे हैं। देखिए कैसे, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी, अब लेखक याद करते हुए कहते हैं कि आज भी वहाँ पे जो आटा गूंदने वाला जो मिक्सर है वो है, मोल्डर्स हैं, यानी जहाँ पे जिन मोल्ड्स में डाल के केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाते थे, और वो
बेकर्स हैं जो इतने बढ़िया लॉव्स बनाते थे, यानी जो उनको ब्रेड को बनाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो जो फर्नेसेस यानी जो भट्टियाँ, जिन भट्टियों में उन केक्स पेस्ट्रीज को बनाया जाता था, मेनली जो ब्रेड को बनाया जाता था, यहाँ पे ब्रेड की बात हो रही है, मेनली उन ब्रेड बेकर्स की बात हो रही है। तो वो बोलते हैं कि वो भट्टियाँ आज भी हैं। पोर्टुगीज़ चले गए लेकिन उनके ज़माने की वो पुरानी पुरानी बड़ी भट्टियाँ आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। The thud and jingles of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब यहाँ पे वो उन भट्टियों की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही में वो ये बात करते हैं कि जो भट्टियों की आग अभी तक नहीं बुझाई गई है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि पोर्टुगीज़ चले गए तो उनके साथ उनके जो पाव बनाने की कला है वो भी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने, गोवन लोगों ने उनको सीखा और आज भी वो उन भट्टियों में वो पाव बनाते हैं। जो ट्रेडिशनल बेकर हैं, पाव बनाने वाले जो हैं, आज भी बैम्बू की एक स्टिक पे एक साइड में अपने ब्रेड बास्केट को लटका के अपने जो पाव को जो एक बास्केट उनकी होती है उसको बेचने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। और उनके जो थर्ड है यानी उनके जो चलने की आवाज़ है, उनकी जो धम धम की आवाज़ है और जो उनके अलग से जिंगल हैं, उनके जो जिस सांकल से वो लटका के उसको ब्रेड को चलते हैं तो उसके आने की आवाज़ से साफ पता चलता है। और आज भी वो कल्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. हो सकता है कि पिता जीवित ना हो लेकिन पिता का पुत्र आज भी परिवार के उस काम को आगे चला रहा है, बढ़ा रहा है। और इन बेकर्स को आज भी गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round and then to again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। अब यहाँ पे जो लेखक है वो अपने बचपन की बात को याद करते हुए यहाँ पे लिख रहा है कि जब वो गोवा में अपने बचपन में था तो बेकर उनका मित्र, उनका फ्रेंड, उनका मार्गदर्शक होता था। वो दिन में कम से कम 2 बार आया जाया करता था। एक बार तो सुबह जब वो अपनी सेलिंग करके आता था, अपनी बिक्री करके फेरी पे निकलता था बिक्री करने के लिए, और फिर दोबारा तब जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके लौटता था। उसके बांस की जो ये जिंगलिंग साउंड होती थी, जो थर्ड साउंड होती थी, थप थप की जो आवाज़ें होती थी, वो हमें अपनी नींद से उठा देती थी और हम उससे मिलने और उसको वेलकम करने के लिए भागते थे, उसको ग्रीट करने के लिए भागते थे। अब जैसे चिल्ड्रन सुबह सुबह कोई गुब्बारे वाला आ जाता है या फिर कोई और हॉकर्स आ जाते हैं तो सब लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेखक उन लोगों के बारे में बता रहा है कि वो जो पाव लेकर आते थे ना तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती थी। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which were chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब यहाँ पे लेखक अपने उस बात को बता रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे, वो इतना जल्दी क्यों उठ जाते थे। क्या ये उनका ब्रेड के प्रति प्रेम था? क्या ये वो पाव के जो टुकड़े थे उसके प्रेम के कारण ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाव के टुकड़े तो कोई भी खरीद सकता था, पास्किन और बास्टिन कोई भी उसको खरीद सकता था। अब यहाँ पे पास्किन और बास्टिन कौन है? मेड सर्वेंट्स, उनके नाम हो सकते थे ये, है ना।
What we longed for were those bread bangers which we chose carefully. लेकिन हम तो भाई इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठते थे क्योंकि हमें वो ब्रेड बैंगल्स लेने होते थे, क्योंकि चिल्ड्रन ब्रेड के जो डिफरेंट शेप्स में भी लेकर आते थे, और स्पेशली वो शेप जो बैंगल जैसी बनी होती थी, जैसे चूड़ियाँ बनी होती है ना, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में होती थी। आप यहाँ इस पिक्चर में देखें, बिल्कुल इस टाइप के वो शेप होती थी और ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। और कभी कभी तो स्वीट ब्रेड भी होती थी जो स्पेशली बनाई जाती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. और जो बेकर होते थे वो खास तौर से बनी बांस की जो छड़ी होती थी उनकी, उसकी झंग झंग की आवाज़ के साथ बांस को पकड़ के ऐसे ज़मीन पे ऐसे मारते हुए आवाज़ करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. जब वो घर में आता, घर में एंटर करता, तो घर की जो बड़ी बुजुर्ग लेडी होती थी वो उसको ग्रीट करता था, उसका अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग से। और फिर उसके बाद जो उसकी बास्केट होती थी, अपनी जो पाव वाली जो उसकी टोकरी होती थी, उसको सीधे बैम्बू के ऊपर वो टिका देता था। Wicked would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench of the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? अब यहाँ पे जो लेखक है अपनी बचपन की यादों को दोहराते हुए कह रहे हैं कि हम बच्चों को थोड़ा सा ऐसे रिब्यूक भी मिलता था। रिब्यूक माने ऐसे थोड़ी डांट भी होती थी कि अरे पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, इस तरीके से। लेकिन बच्चे जो होते थे उन पाव को देखने के लिए, उनकी सुगंध को लेने के लिए कैसे ना कैसे अपना कोई इंतज़ाम कर ही लेते थे। वो बेंचेस पे चढ़ जाते थे और उसकी खुशबू को, वो फ्रेगरेंस को फील करते थे। लेखक तो अभी भी उस टिपिकल फ्रेगरेंस, जो उन लॉव्स की जो खुशबू थी, उसको अभी भी उनको वो याद है अच्छे से। और जो लॉव्स होते थे, जो पाव होते थे, वो बड़ों के लिए, और जो बैंगल्स होती थी, जो ब्रेड की बैंगल शेप बनी होती थी, चूड़ीदार शेप जो होती थी, वो बच्चों के लिए होती थी स्पेशली। Then we did not even care to brush our teeth or wash. अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये बता रहा है कि ब्रेड के प्रति उनका इतना ज़्यादा लगाव होता था कि फिर वो सुबह सुबह इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि उन्होंने अपने टीथ ब्रश किए हैं कि नहीं किए हैं। बस उनको तो वो जल्दी से लेके खाना होता था। और वाई शुड वी, हम क्यों करते हैं ऐसा? यहाँ पे लेखक अपने लॉव्स के प्रति जो उसका प्रेम है उसको बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अब यहाँ पे अब लेखक कह रहे हैं कि भी हम तो बच्चे थे ना, हम क्यों परवाह करें इस चीज़ की? ऐसी परवाह तो बड़े करते हैं, बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं, है ना। और दूसरा, हम क्यों परवाह करते मैंगो लीफ को तोड़कर उसका जो टूथब्रश बनाने की? चिल्ड्रन, आपको पता है जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जिनकी जो छाल है, ब्रांचेस हैं, तो वो टूथब्रश के काम आती है। पुराने टाइम में जैसे दातुन नहीं करते थे, नीम का दातुन है, बबूल की दातुन है ना, इस तरीके से तो वो मैंगो की जो भी लीव्स हैं उससे वो दांत साफ करते थे और आज भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी भी हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो नीम के दातुन हैं, बबूल के दातुन हैं, उससे अभी भी हमें अपने दांत साफ करने चाहिए। लेकिन भाई लेखक इस चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे। उनको लगता था कि जो चाय है, गर्मा गर्म जो चाय वो पियेंगे, वो दांतों को क्लीन करने का काम बहुत आसानी से कर लेगी, फिर हम इतनी टेंशन क्यों लें, है ना।
Marriage gifts are meaningless without a sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अब जिस प्रकार से कोई पार्टी या कोई दावत ब्रेड के बगैर अपना अट्रैक्शन या मज़ा खो देती है, उसी प्रकार से बोल के नाम से जाने वाली एक मीठी ब्रेड होती थी, उसको शादी में एक गिफ्ट के रूप में लोग देते थे। और अगर कोई इस टाइप से नहीं देता था तो वो बेकार माने जाते। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी ओकेजन हो तो भाई लड्डू मस्ट है ना, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे ब्रेड, एक स्पेशल ब्रेड होता था, उसको BOL बोल बोलते हैं। तो वो यूँ लगता था कि उसके बगैर वो सारे ओकेजन मतलब उनका कोई चार्म नहीं है, वो उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती थी। गांव में बेकर इतना इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अधूरे से माने जाते थे। Cakes and Bollinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker furnaces in the village is absolutely essential. The baker or bread seller or those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a patter. अब चिल्ड्रन जो राइटर है वो जो ये बेकर है, इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाते हैं कि उन्होंने जितना वर्णन उसके बारे में किया है, इस लेसन में जितना उसके बारे में बात की गई है वो सब कम पड़ती है, लेकिन वो जो बेकर था उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है एक गांव का। अब कोई भी केक्स हैं, बॉलिनहास हैं, वो क्रिसमस या और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिज फंक्शंस होते हैं, एंगेजमेंट्स होती हैं, तो वो इनके बगैर अधूरे माने जाते हैं। और इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी था कि हर गांव में, विलेज में एक फर्नेस यानी एक भट्टी का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था। अब आगे राइटर उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात करती हैं कि जो बेकर होते थे, जो ब्रेड सेलर होते थे, उस टाइम में बड़ी अजीब सी ड्रेस डालते थे, उसको कबाई बोला जाता था, कबाई के नाम से उसको जाना जाता था। और वो कैसा ड्रेस होता था कि एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होता था जो घुटनों तक का होता था। और अब राइटर कहते हैं कि उनके जो चाइल्डहुड में उन्होंने जो बेकर देखे थे वो एक शर्ट और ट्राउज़र्स पहनते थे, और वो भी ट्राउज़र उनकी ना तो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होती थी। और गलती से कोई व्यक्ति इस टाइप की हाफ पैंट पहनता था तो उसको पैडर जैसे कमेंट मिलते थे कि भाई हाँ जी ये तो पैडर बन के आया है आज, है ना। तो the baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a बेकर। अब यहाँ पे जो लेखक है, जो राइटर है, वो कहते हैं कि जो बेकर होते थे वो अपने बिलों का जो भुगतान होता था मंथ के एंड में करते थे। मतलब जैसे उनका कलेक्शन का जो तरीका होता था एंड मंथ पे होता था। जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो बेकर्स होते थे वो अपना जो हिसाब किताब होता था
मंथ एंड पे किया करते थे, अमूमन जैसे सब लोग करते हैं, आज भी करते हैं। और उनका जो हिसाब किताब होता था वो दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। आज भी बहुत सारे लोग इस तरीके से कर लेते हैं, है ना। और पुराने टाइम में सच में ये जो टाइम था बेकिंग का, बड़ा प्रॉस्परस किया इसने बेकर्स को। उसकी जो फैमिली थी, उसके जो काम करने वाले उसके साथी होते थे, कंपेनियंस होते थे, सब बहुत हैप्पी रहते थे क्योंकि बहुत डिमांड में था ये वाला काम। आज भी है, लेकिन उस टाइम की जो लेखक बात कर रहे हैं और वो उनके बारे में ये भी कहते हैं कि जो उनका मोटा ताज़ा शरीर था, उनकी जो बॉडी थी, हेल्दी सी बॉडी होती थी, तो वो उसका एक प्रूफ है कि भाई ये बहुत खुश हैं और ये तंदुरुस्त हैं साथ में, है ना। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी जैक फ्रूट जैसी है, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है, तो राइटर कहते हैं कि वो हम उसको इजीली गैस कर सकते हैं कि भाई ये तो बेकर ही होगा। यानी आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो मोटा ताज़ा जो भी बंदा होता है, हम उसको यही बोलते हैं ना कि भाई अच्छा खाते पीते घर का है। तो बेकर्स प्रॉस्पर्स होते थे कि बेकर्स के पास बहुत पैसा है, वो उनके फिजिक को देख के पता चल जाता था, अंदाज़ा लग जाता था। और जैक फ्रूट जैसा उसका जो अपीयरेंस था, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये वाली बात कही है। तो well, this was all about Goa and beautiful memoir of our pen sketch of Baker of Goa by Lucio Rodrigues। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुर्ग की, जो कि एक बहुत अच्छा मिनी हिल स्टेशन है। तो see you in the next video. Till then, take care, bye, and do practice at home.